हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको बताया ही था लास्ट क्लास में, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की हमारा पार्ट 1 हो चुका है और आज ये पार्ट 2 आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। ये पूरे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये आपके एयरपोर्ट का जो पर्टिकुलर मैक्सिमम पोर्शन है इन पार्ट्स में कवर हो चुका है। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जिसने भी नहीं पढ़ी है उनके लिए बिल्कुल रामबाण वीडियोज़ हैं, दोनों की दोनों, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के इसके बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज का जो पर्टिकुलर हमारा पहला क्वेश्चन है, अगेन मैच द फॉलोइंग। एप्रन हमने कल ही पढ़ा था, तो एप्रन बेसिकली हम यहाँ से डायरेक्टली भी बता सकते हैं, है ना। ब्यूफोर्ड स्केल मैंने आप लोगों को कल बताया था। फ्यूजलेज और हैंगर भी आपको पता होना चाहिए, ये भी बताया था क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में। तो सबसे बेसिक इनमें से हैंगर ही है, तो उसी की तरफ चलते हैं। हैंगर इज बेसिकली क्या देता है? सर्विसिंग एंड रिपेयर देता है एयरक्राफ्ट को। क्या देता है? इट प्रोवाइड सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग फॉर द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो हमारा A, B, C and D, A, B, C and D। तो D का हमारा क्या है? अगेन 1। तो हैंगर हमें सर्विसिंग एंड रिपेयर दे रहा है किसका? एयरक्राफ्ट का। एप्रन क्या देता है भैया? टर्मिनल बिल्डिंग के पास बहुत रहता है और क्या देता है? लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्विसेज देता है कार्गो को। तो ए का क्या हो जाएगा? मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाई हैं, इसलिए बता रही हूँ। ब्यूफोर्ड स्केल लास्ट की क्लास में बताया था कि जो ब्यूफोर्ड स्केल होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स या विंड स्पीड अगर कहीं पे दिखे तो ये वो बेसिकली आपके वहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे ना तो स्ट्रेंथ ऑफ विंड है ना विंड स्पीड है, यहाँ पे विंड फोर्स है। लेकिन तो ब्यूफोर्ड जो स्केल होगा वो किससे मैच करोगे? विंड फोर्स से करोगे। तो बी का हो जाता है मेरा क्या? 4। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूजलेज, क्या बचा? मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो सी का क्या हो गया? 2। तो 3, 4, 2, 1 वुड बी द आंसर। सो 3, 4, 2, 1 ना। हाँ, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज जीरो फ्यूल। दिस इज फ्यूल नॉट ट्यूल। जीरो फ्यूल वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज। जीरो फ्यूल वेट क्या होता है आपका? कल ही बताया था, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एम्प्टिंग ऑपरेटिंग वेट ऑफ मैक्सिमम पेलोड। ठीक है ना, क्या है? सम ऑफ एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट ऑफ मैक्सिमम पेलोड। ये अपनी लास्ट क्लास में ही हमने ये सेम क्वेश्चन किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने स्टार पॉइंट्स में आप लोगों को ये बताया था। जब आपके पर्टिकुलर उसमें प्लेन में फ्यूल नहीं होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो उसका वेट होगा मैक्सिमम वेट, तो वो उसका क्या कहलाता है? जीरो फ्यूल वेट कहलाता है। नेक्स्ट इज अ सरफेस longitudinally canted on the extended runway center line and extending outwards and upward। इसको बोला जाता है अप्रोच सरफेस। क्या बोला जाता है? अप्रोच सरफेस बोला जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? अप्रोच सरफेस बोला जाता है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द क्लियरेंस बार लाइट्स इन पेवमेंट इंस्टॉल्ड एट होल्डिंग पोजिशन ऑफ टैक्सीवेज। तो इन लाइट्स का जो कलर होता है ये होता है बेटा येलो। क्या होता है? येलो होता है। ठीक है, मैं आपको सारा वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जो अभी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वही याद रखना ज़रूरी है। तो जो क्लियरेंस बार जो लाइट्स रहती हैं उनका जो कलर रहता है, जो कि कहाँ प्रोवाइडेड होती हैं? होल्डिंग पोजीशंस पे, टैक्सी बेस के, उनका कलर होता है येलो। वहीं याद है कल हमने मार्किंग्स भी पढ़ी थी, रनवे की मार्किंग्स कैसी थी? वाइट इन कलर थी। अब टैक्सी वे की अलग कलर की होंगी। देखिए, वो भी क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि वो अभी प्रीवियस ईयर्स में भी था। तो फॉलोइंग डाटा इज गिवन। बेसिक रनवे लेंथ कितनी है? 1800 मीटर्स। एलिवेशन ऑफ एन एयरपोर्ट साइट इज 600 meters, effective gradient is 0.6%. What is the corrected length of runway after applying correction for elevation? कल ही पढ़ा था जब ये जो एलिवेशन का करेक्शन होता है, याद होगा एक हमने ऑब्जेक्टिव और भी किया था। जो पर्टिकुलर इंक्रीज होता है, कितने रेट पे इंक्रीज होता है? 7% प्रत्येक 300 मीटर पे एलिवेशन के। ठीक है ना, इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर ऑफ एलिवेशन, मतलब प्रत्येक 300 मीटर एलिवेशन पे 7% बढ़ता है। तो सबसे पहले करेक्शन निकाल लेते हैं। करेक्शन, इसने तो हमें करेक्टेड लेंथ बोली है, हम पहले करेक्शन निकालते हैं। करेक्शन कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला? इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर। तो 7% बढ़ता है प्रत्येक 300 मीटर पे। प्रत्येक 300 मीटर पे 7 मीटर, मतलब 300 पे 7% बढ़ रहा है ना। तो मेरे पास टोटल कितना है?
टोटल एलिवेशन कितना दे रखा है, 600 का दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 600 का दे रखा है, एक के लिए कितना, 600/300 है ना। तो मतलब टोटल कितना बढ़ाना है 7%, वो पता चल जाएगा ना मुझे। उसने बोला 300 मीटर पे 7% बढ़ता है, तो टोटल कितना 7% करके कितना बढ़ेगा वो मुझे कैसा पता लगेगा, 600/300 से पता चलेगा। मुझे पता चल जाएगा कि 7% को कितनी बार बढ़ाना है। वो टोटल एलिवेशन डिवाइडेड बाय जितने मीटर्स दे रखे हैं उससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना 7% बढ़ाना है वो आपको पता चल जाएगा। और ये किस पे मेजर कर रहे हैं, ओवरऑल लेंथ पे ही तो करेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 1800, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करिए, आप भी करिए, मैं भी करती हूँ। ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये आ रही है 252, तो करेक्शन आ गया आपका कितना, 252 मीटर्स का आ गया। हमें तो करेक्टेड लेंथ निकालनी है, तो करेक्टेड लेंथ कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1800 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है ना, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 7% पर 300 मीटर्स, तो करेक्टेड लेंथ इज इक्वल टू 1800 प्लस 252 मीटर्स विच इज इक्वल टू 2052 मीटर्स। सो यहाँ पे 2052 कहाँ है, ऑप्शन डी। सो दिस वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन of the day is the percentage of time in a year during which the crosswind compound remains within the limit। ठीक है ना, जो the percentage of time in a year during which the crosswind compound remains within limit उसको कहा जाता है wind coverage। क्या बोला जाता है, wind coverage बोला जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ICAO, कल भी बताया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकेशन फॉर फील्ड रनवे लेंथ टेक ऑफ रन अवेलेबल इज नोन एज। क्या बोला उसने, टेक ऑफ रन अवेलेबल, टेक ऑफ रन अवेलेबल इज नोन एज, देखो सामने पता चल गया होगा, टोरा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम्स आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक हो जाती है यहाँ से। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज फॉर काम पीरियड। काम पीरियड क्या है, वो पीरियड जब आपकी जो विंड की वेलोसिटी होती है वो किससे कम होती है, 6.4 किलोमीटर पर आवर से अगर कम होती है। द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द विंड वेलोसिटी इज लेस देन 6.4 किलोमीटर पर आवर, दिस पीरियड इज नोन एज काम पीरियड, काम पीरियड। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 सितारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लाइट अराइवल्स / डिपार्चर्स आर हैंडल्ड बाय विच ऑपरेशंस। फ्लाइट के अराइवल और डिपार्चर ऑपरेशन कौन हैंडल करता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हैंडल करता है। ठीक है ना, कौन हैंडल करता है, ऑब्वियसली एयर साइड तो नहीं करेगा, लैंडस्लाइड भी नहीं करेगा, ये तो बत्तू की नहीं बनता, बिलिंग एंड इनवॉइसिंग भी नहीं करेगा, तो क्या बचा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑपरेशन इंश्योर्स दैट बर्ड डू नॉट पॉज अ रिस्क टू द एयरक्राफ्ट। अगेन लैंडस्लाइड तो बनता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये क्यों देखेगा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि भैया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तो फ्लाइट्स के अराइवल और डिपार्चर के लिए काम कर रहा है, नन ऑफ द अबव आंसर हो नहीं सकता, तो क्या बचा, एयर साइड ऑपरेशन। सो द एयर साइड ऑपरेशन ऑलवेज इंश्योर दैट बर्ड्स डू नॉट पोज एनी काइंड ऑफ रिस्क टू द एयरक्राफ्ट। हाउ मेनी एयरपोर्ट ऑपरेशंस आर देयर, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था 4 नंबर ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो 2 तो हो नहीं सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा, 4, तो दिस वुड बी द आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is what shall be the radius of an exit taxiway with design exit speed of 90 km per hour and coefficient of friction is 0.13। ठीक है ना, तो कल ही बताया था आपको that ये जो रेडियस होता है टैक्सीवे का, इट इज इक्वल टू v²/125f, यही होता है मिनिमम रेडियस, है ना। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बोला था, देखो अब क्वेश्चन भी उठ के आ गया यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लो। रेडियस कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर, दैट मीन्स v स्क्वायर 90 इंटू 90, वेलोसिटी इज इन किलोमीटर पर आवर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, अगेन अपॉन 125 इंटू एफ विच इज 0.13। कैलकुलेट द आंसर, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, आप भी करिए, मेरे भरोसे मत बैठिए, आप खुद भी कैलकुलेट करते रहिए, जितने हाथ चलेंगे उतना ही दिमाग भी चलेगा आप लोगों का, और अभी एग्जाम के लिए आपको दिमाग को वर्किंग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो द आंसर इज 498.46 के अराउंड आ रहा है मेरा, बट यहाँ पे जो नियरेस्ट पॉसिबल है वो है 500। सो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए बी इज द आंसर, जिनका 498 पॉइंट समथिंग आ रहा है दैट इज करेक्ट, अगर वो होता तो वही करते, वो नहीं है इसलिए हमने 500 वाला कर दिया है।
है ना। फॉर ये लास्ट क्लास में भी किया था क्वेश्चन, फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर at the proposed airport site, the monthly mean of the average daily temperature is 39 degrees Celsius. The monthly of the maximum daily temperature is 48 degrees Celsius for the same month of the year. From the given information, the calculated airport reference temperature is. तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का फॉर्मूला कल मैंने आप लोगों को बताया था, एवरेज टेम्परेचर प्लस मीन टेम्परेचर माइनस अगेन एवरेज टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 3. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा एवरेज डेली टेम्परेचर है वो कितना है 39, तो TA इज 39 प्लस, ठीक है ना, द मंथली ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज, ये कितना दे रखा है 48, तो 48 माइनस अगेन 39 होल डिवाइडेड बाय 3. सो दिस विल कम आउट टू बी 39 प्लस 9/3 विच इज इक्वल टू 39 प्लस 3. तो आंसर कितना आया 42 आ गया. ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ द पायलट्स आई अबव द रनवे सरफेस इज अज्यूम्ड एज. अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते तो वहां पर जो हाइट होती है कि मतलब ड्राइवर की आंख की, वो कहीं पर आपको 1.2 मीटर ऑप्शन में देता है, कहीं पे 1.5 मीटर देता है. अगर 1.2 देगा तो ऑप्शंस में कहीं 1.5 नहीं होगा, क्योंकि वही 1.2 आंसर हो जाएगा. अगर वो ऑप्शंस में 1.5 मीटर देता है तो वो भी आपका क्या है, मतलब काफ़ी किताबें 1.5 को सही आंसर मानती हैं कि दिस इज द हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई फ्रॉम द सरफेस. और वहीं करस्पॉन्डिंगली ऑब्जेक्ट की हाइट इस वाले केस के लिए कितनी हो जाती है 0.15 मीटर हो जाती है ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है. लेकिन एयरपोर्ट में क्या रहता है, एयरपोर्ट में जो पायलट की आई का डिस्टेंस होता है वो होता है 3 मीटर. कितना होता है 3 मीटर. तो आप इस वाले को रेफरेंस मान के याद रखोगे तो आपको यहाँ का भी याद हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगी. क्या हाईवे में आप याद रखिए कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की जो आँख की हाइट होती है वो 1.5 मीटर होती है. एयरपोर्ट में क्या डबल, तो उसकी पायलट की आँख की हाइट कितनी होती है 3 मीटर होती है. तो 3 मीटर वुड बी द आंसर. नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद एयरपोर्ट टर्मिनोलॉजीज विद लिस्ट 2 सुटेबल लोकेशंस. ठीक है ना. अब कल ही बताया था जो क्रॉस विंड होती है वो परपेंडिकुलर टू द रनवे होती है, कल ही बताया था. अब अगेन कल मैंने आपको बताया था हेड विंड. हेड विंड जो होती है अगेन इट इज पैरेलल टू द रनवे. ये लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार पॉइंट्स के थ्रू बताया था. अब आपके दो तो क्लियर हो गए, P, Q, R एंड S, है ना. तो P का मैंने बताया 1 और R का मैंने आपको बताया 4, है ना. कोई ऑप्शन है जो मैच हो रहा है, पहले तो वही देख लो. R का 3 नहीं मैच हो रहा है, P का 1, R का 4. देखो ऑप्शन तो मेरा आंसर यहीं से आ गया वैसे, ठीक है ना. नहीं तो विंड रोज भी हमें पता ही है ना. और विंड कवर हम देख लेते हैं क्या है. तो ऑप्शन D इज द आंसर. P का 1, विंड रोज का क्या हो जाएगा रनवे कैपेसिटी, विंड कवर का क्या हो जाएगा, इट शुड बी लेस देन 25 किलोमीटर पर आवर. सो 1, 2, 4 एंड 3. सो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखो आपको दो चीजें बताई थी कल, उन्हीं से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपने आप. जिसने लास्ट की क्लास ली होगी उसको सब समझ में आ रहा होगा किस बारे में बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मार्किंग्स इन रनवे लाइटनिंग कलर ऑफ द टैक्सीवे एज पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आर. अभी बताया था टैक्सीवे का कलर अलग होता है मार्किंग का. रनवे में आप व्हाइट मार्किंग्स देखते हैं, टैक्सीवे में क्या देखते हैं येलो मार्किंग्स एंड ब्लू लाइट्स. ठीक है ना. देखिए येलो एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली. सो दिस वुड बी द आंसर. फॉर द डिजाइन ऑफ रनवेज इफ द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट द सी लेवल इज 15 डिग्री सेल्सियस देन द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर्स विल बी. देखो जो हमारा ICAO बोलता है ना, वो क्या बोलता है कि भैया जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो मीन सी लेवल से कैसे निकालते हैं, मीन सी लेवल से रिड्यूस करके निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, वो बोलता है कि भैया जो आपके मीन सी लेवल का स्टैंडर्ड जो पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रखा है ना, मीन सी लेवल का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू होती है आपके 15 डिग्री सेल्सियस. तो ICAO बोलता है, मतलब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि भैया जो आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर निकालते हो वो कैसे निकालते हो, रिड्यूस करते हो आप मीन सी लेवल के स्टैंडर्ड टेम्परेचर से. किस रेट पे रिड्यूस करोगे उस टेम्परेचर को, आप रिड्यूस करोगे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स एलिवेशन के. ठीक है ना, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है ना, ऑफ द एलिवेशन. तो यहाँ पर तब आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर मिल जाएगा. मैंने क्या बोला, ICAO रिकमेंड करता है कि
जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट मीन सी लेवल से हम रिड्यूस कर देते हैं, जब स्टैंडर्ड हम रिड्यूस कर देते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन सी लेवल है उसको किस रेट पे रिड्यूस करते हैं, एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ऑफ द एलिवेशन, पर 1000 मीटर ऑफ द एलिवेशन। तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर मिल जाता है, अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट द मीन सी लेवल माइनस, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको कैसे मिलेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जब आप मीन सी लेवल के स्टैंडर्ड टेम्परेचर में से रिड्यूस कर दोगे उसको कितने डिग्री, मतलब कैसे रिड्यूस कर दोगे उसको मीन सी लेवल के स्टैंडर्ड टेम्परेचर को, जब आप उस टेम्परेचर को 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ऑफ द एलिवेशन इस रेट पे जब आप उसको रिड्यूस कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपना मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो उसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट MSL कितना दे रखा है मीन सी लेवल पे 15 दे रखा है, तो 15 माइनस, नहीं भी देगा तो भी 15 ही लेना है भैया, माइनस किस रेट पे रिड्यूस करते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन कितनी दे रखी है भैया, देखिए एल्टीट्यूड ऑफ कितना 800 मीटर्स। तो यहां से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से है ना। तो अगेन जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी सॉल्व करिए, यहाँ से आपको अपने वैल्यू मिल जानी चाहिए फॉर श्योर। ये आ रही है 9.8, कितनी आ रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आ रहा है मेरा 9.8 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही आंसर है हमारा। सो कल ही बताया था आपको जब मैं विंडरोज डायग्राम बता रही थी कि अगर विंडरोज डायग्राम लिखता है खाली, टाइप 1 टाइप 2 कुछ नहीं लिखता है, तो विंडरोज डायग्राम आपको क्या बताता है, ड्यूरेशन, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ विंड बताता है। अगर वो विंडरोज डायग्राम इंडिविजुअली दे रहा है तो वो तो तीनों चीजें बताएगा, ड्यूरेशन, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी। लेकिन अगर कहीं वो टाइप 1 और टाइप 2 मेंशन कर देगा तो आंसर आपके डिफर कर जाएंगे। टाइप 1 सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन और डायरेक्शन बताता है, जबकि टाइप 2 आपका ड्यूरेशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी तीनों चीजें बताता है। तो यहाँ पे ये कल ही बताया था मैंने आपको। तो टाइप 1 विंडरोज जो डायग्राम है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ही बताएगा खाली, जबकि ये डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ये कौन बताता है, टाइप 2 बताता है। कौन बताता है, टाइप 2 विंडरोज डायग्राम। और अगर टाइप 1 टाइप 2 कुछ ना दे, विंडरोज डायग्राम ही खाली लिखा है, तो उस केस में भी आपका आंसर डी ही होगा, ठीक है। बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। सो ऑप्शन बी, सी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया हो और आज का सेशन अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।